ईरान को परमाणु बम देने को तैयार कई देश। जंग में ईरान को हथियार दे सकता है रूस। ईरान के विदेश मंत्री करेंगे पुतिन से मुलाकात। अमेरिका के खिलाफ जंग में कूद सकते हैं रूस और चीन। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद ईरान और इजराइल जंग नए मोड़ पर पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही दावा कर रहे हो कि ईरान को हमले बंद कर देने चाहिए, नहीं तो वहां तबाही मचेगी, लेकिन इजराइल में पहले से तबाही आई हुई है। ईरान ने ट्रंप को ही चेतावनी देते हुए इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बौछार कर दी। इजराइल के 14 शहरों को मलबे में बदल दिया है। इजराइल का रडार सिस्टम पूरी तरह से नाकाम हो गया है। लोग डर के मारे बंकर में भाग रहे हैं। नेतन्याहू एक बार फिर अमेरिका की शरण में भागने को मजबूर हो गए हैं। इस जंग में न्यूक्लियर हथियारों की एंट्री होने की आशंका भी बढ़ती जा रही है। अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट तक इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या 80 साल बाद दुनिया में एक बार फिर से न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होगा। इजराइल और ईरान जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद अब रूस की एंट्री भी तय मानी जा रही है। चीन भी ईरान का साथ देने को तैयार है। खामेनेई ने अपने करीबी को रूस भेजा है, मदद मांगी है। रूस ने पहले ही साफ कर दिया है कि उसने ईरान को अकेले नहीं छोड़ा है। रूस की तरफ से अब ये संकेत मिलने लगे हैं कि जंग में वो ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू करने वाला है। इससे पहले चीन पर इस तरह के आरोप लग रहे थे कि वो ईरान को हथियार भेज रहा है। चीन के कार्गो विमान लगातार ईरान पर उतर रहे हैं। रूस और चीन की तरफ से अगर ईरान को खुलकर हथियारों की सप्लाई शुरू की जाती है तो फिर पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे और पूरा इजराइल तबाही के कगार पर पहुंच सकता है। इजराइल तो पहले से ही ईरान के गुस्से का सामना कर रहा है और अब खामेनेई ने साफ कर दिया है कि अमेरिका भी नहीं बचेगा। तो ईरान पर हमला कर कैसे मुश्किल में फंस गया है अमेरिका, आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अमेरिका के B-2 बम वर्षक विमानों ने ईरान पर हमला किया। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। फोर्दो, नतांज और इस्फहान को B-2 स्टील्थ बॉम्बर और GBU-57 यानी बंकर बस्टर बम बरसाए गए। ये 30,000 पाउंड वजनी बम ऐसी तबाही मचा सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा पहाड़ी करती है। पहाड़ से 100 मीटर नीचे फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट है। ऐसे में इसे कोई नुकसान हुआ है, इस पर ही सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अमेरिका की जंग में एंट्री के बाद से पूरी दुनिया में गुस्सा जरूर देखा जा रहा है। रूस की डायरेक्ट एंट्री इस जंग में होते हुए दिखाई दे रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस जा रहे हैं। रूस में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से होगी। लेकिन इस मुलाकात से पहले ही रूस से जो संकेत आ रहे हैं उसने अमेरिका सहित पूरे यूरोप और इजराइल की नींद उड़ा दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने जो बयान दिया है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उसने दावा किया है कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार सीधे देने के लिए तैयार है। मेदवेदेव ने कहा है कि ये हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में नाकाम रहे और मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का राष्ट्रपति से युद्ध शुरू करने वाला बताया है। रूस ने कहा है कि ईरान के हमले कम होने की जगह तेज होने वाले हैं और इस पर ईरानी टीवी की तरफ से मोहर भी लगा दी गई है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने कहा है कि अब क्षेत्र में रहने वाला हर अमेरिकी नागरिक और सैनिक हमारे टारगेट पर है। दूसरी तरफ अमेरिका ने बगदाद में स्थित अपने दूतावास की सुरक्षा सख्त कर दी है ताकि किसी भी तरह की घटना से निपटा जा सके। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब ईरान अमेरिका पर अटैक करेगा। इसी पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वो पल पल पर नजर रख रहे हैं। खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ सुबह 8 बजे ET में पेंटागन में अमेरिकी ऑपरेशन के बारे में पत्रकारों को जानकारी देने के लिए तैयार हैं। वहीं अमेरिकी हमले पर रिएक्शन देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका के इस हमले से इतिहास बदल जाएगा। अमेरिका में भी इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। डेमोक्रेटिक सांसद अलेक्जेंड्रिया ओकाशियो कोर्टेज ने ईरान हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की है। यूएस हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सही फैसला लिया और जिसकी जरूरत थी वही किया। अमेरिका अपने हमले का बचाव कर रहा है, लेकिन रूस ने यह कहकर कि ईरान के पास भले ही न्यूक्लियर बम नहीं हो फिर भी वो न्यूक्लियर हमला कर सकता है, उसने सभी की चिंता बढ़ा दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने अमेरिकी हमले के प्रभाव को लेकर कहा है कि इससे शांति की जगह युद्ध और भड़केगा। मेदवेदेव ने कहा कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम रुका नहीं है। अब खुलकर कहा जा सकता है कि परमाणु हथियारों का भविष्य में उत्पादन जारी रहेगा।
फोर्दो में 83.7% तक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है, जो परमाणु हथियार के लिए जरूरी 90% के करीब है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। हालांकि इन्होंने इन देशों के नाम नहीं बताए। ये दावा परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के लिए खतरा है, वैश्विक परमाणु हथियारों की दौड़ को बढ़ावा दे सकता है। अब अगर मेदवेदेव के दावे को सच माना जाए तो ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि कौन से देश ईरान को परमाणु हथियार दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 9 देशों के पास ही परमाणु हथियार है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन की तरफ से तो यह हथियार देना संभव ही नहीं है। भारत जंग लड़ रहे ईरान और इजराइल दोनों का करीबी है, इसलिए वो भी हथियार नहीं देगा। इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार है, वो ईरान से भिड़ा हुआ है। अब बचे 4 देश, जिसमें एक तो रूस खुद है, इसके अलावा पाकिस्तान, चीन और उत्तर कोरिया का नाम आता है। और रूस की तरह इन तीनों ही देशों ने अमेरिका के हमले की तीखी निंदा भी की है। पाकिस्तान के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि ईरान को परमाणु बम बनाने की तकनीक पाकिस्तान ने ही उपलब्ध कराई है। इससे पहले उसने उत्तर कोरिया को ये तकनीक दी थी। तुर्की को भी पाकिस्तान ने ये तकनीक दी है, लेकिन तुर्की ने अभी तक परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम शुरू नहीं किया है, क्योंकि वो नाटो का हिस्सा है। इस कारण से अमेरिका परमाणु हथियारों की उससे सुरक्षा मिली हुई है। ऐसे में कौन सा देश ईरान को परमाणु हथियार दे सकता है, ये साफ नहीं है, लेकिन कुछ देश हैं जो ये काम कर भी सकते हैं। इसी तरफ मेदवेदेव ने संकेत दिए हैं। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने भी ये दावा किया है कि अमेरिकी हमले से फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान के परमाणु ईंधन चक्र के महत्वपूर्ण ढांचे या तो अप्रभावित रहे या उन्हें केवल मामूली नुकसान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने पुष्टि की है कि कोई रेडियोधर्मी रिसाव नहीं हुआ है, केवल 6 इमारतों को नुकसान हुआ है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि समृद्ध यूरेनियम को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था। अमेरिका को हमले का फायदा होने की जगह नुकसान ही हुआ है, क्योंकि इससे ईरान ने अपनी आधुनिक मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ से कर दिया है। ईरान में अब खैबर शेकन मिसाइलों का उपयोग हुआ। इन हमलों ने बेन गुरियन हवाई अड्डे और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे इजराइल में दहशत फैल गई। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में विस्फोट हुए, स्कूल बंद हुए और लोग बंकरों में छिपे। अमेरिका और इजराइल डिफेंस सिस्टम ईरान की इन मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। मेदवेदेव ने कहा है कि अमेरिका अब नए संघर्ष में फंस गया है, जिसमें जमीनी ऑपरेशन की संभावना बढ़ रही है। ये ट्रंप की नीतियों का परिणाम है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा बना हुआ है। अमेरिका पूरी तरह से फेल हो गया है। ईरान का राजनीतिक शासन न केवल बचा हुआ है, बल्कि ये और मजबूत हो गया है। हमलों ने ईरान के नेतृत्व को जनता का समर्थन दिलाया। ईरान की जनता, जिसमें पहले सरकार के प्रति उदासीन या विरोधी लोग शामिल थे, अब आध्यात्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई के इर्द गिर्द एकजुट हो रही है। इन हमलों ने ईरान में राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काया। यानी अमेरिका के हमले के बाद जहां ईरान एकजुट होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू और ट्रंप अपने देश में बुरी तरह से घिर गए हैं। ट्रंप के खिलाफ बगावत की स्थिति खड़ी हो गई है। उन्हें राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग शुरू हो गई है। तो नेतन्याहू अपने देश को मलबे में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उन्होंने गजा के साथ किया। ईरान वो ही सब इजराइल के साथ कर रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।